नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अजमेर दरगाह में चढ़ाई गई प्रधानमंत्री मोदी की चादर। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू चादर लेकर पहुंचे अजमेर। देश में अमन चैन की मांगी गई दुआ। अजमेर में ट्रेन लूट की वारदात का मुख्य आरोपी पानीपत से गिरफ्तार। पुलिस ने बरामद की लूटी गई सोने की ट्रेन। आरोपी को अदालत में पेश कर लिया जाएगा रिमांड पर। पीएम की चादर पर निषेधाज्ञा का वाद। कोर्ट ने पूर्व जारी तारीख पर किया शामिल। वादी ने पूर्व में पीएम कार्यालय को चादर नहीं भेजने की रखी थी मांग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने की प्रेस वार्ता। उच्च शिक्षा में सुधार की उठाई मांग। अजमेर व्यापारिक महासंघ ने कचरा संग्रहण शुल्क के विरोध में की बैठक। व्यापारियों ने किया यूसीसी भुगतान से इनकार। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स के अवसर पर आज पीएम मोदी की चादर पेश की गई। अजमेर दरगाह विवाद के बीच केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चादर लेकर अजमेर पहुंचे। उन्होंने दरगाह पर देश में अमन चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। इस अवसर पर रिजिजू ने प्रधानमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की एकता और सौहार्द की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया है। इस कार्यक्रम में दरगाह के अधिकारी और स्थानीय नेता मौजूद रहे। साथ ही प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बैठे हैं भागीरथ चौधरी जी, केंद्र में राज्य मंत्री कृषि और किसान कल्याण। जमाल सिद्दीकी साहब, ऑल इंडिया बीजेपी नेशनल माइनॉरिटी मोर्चा का अध्यक्ष। सैयद नसरुद्दीन चिश्ती, डिसेंडेंट ऑफ सजदाशीन। श्री गुलाम खबरिया, अंजुमन सैयद जाकर, अंजुमन शेख जाकर, रिप्रेजेंटेटिव्स और दरगाह से जुड़े हुए जितने भी हमारे पुराने खादिम और यहाँ जो खास यहाँ में मौजूद और मीडिया के बंधु, सबसे पहले मैं हमारे
हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री का संदेश पढ़ूंगा। गरीब नवाज के 813वें उर्स मुबारक के अवसर पर दुनिया भर में उनके अनुयायियों और अजमेर शरीफ में आए सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। विभिन्न कालखंडों में हमारे संतों, पीरों, फकीरों व महापुरुषों ने अपने कल्याणकारी विचारों से जन जन के जीवन को आलोकित किया। इस कड़ी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लोक कल्याण व मानवता से जुड़े संदेशों ने लोगों पर अमिट छाप छोड़ी है और उनके प्रति विश्व भर में लोगों की गहरी आस्था है। समाज में प्रेम एवं सौहार्द को बढ़ाने के लिए समर्पित उनका जीवन व आदर्श हमारे पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा। उनके वार्षिक उर्स का उत्सव लोगों के आपसी जुड़ाव को सशक्त करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। मुझे विश्वास है कि यह अवसर लोगों को देश व समाज की बेहतरी के लिए हर संभव कार्य करने की प्रेरणा देगा। वार्षिक उर्स के अवसर पर दरगाह शरीफ के लिए चादर भेजते हुए मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को नमन करता हूं और उनसे देशवासियों की प्रसन्नता व समृद्धि की कामना करता हूं। नरेंद्र मोदी, नई दिल्ली, 12 तारीख को ये पत्र हमको सौंपा था और हम और जमात के साथ आज खुश नसीब है कि हम इस दरगाह में आने का आज मौका मिला है। मैं दुआ मांगता हूँ पूरा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संदेश के साथ हम सब दुआ मांगते हैं कि हमारा देश हिंदुस्तान में सब भाईचारा, अमन, चैन से एक साथ हम रहेंगे और विश्व शांति के लिए यहाँ से, इस दरगाह से प्रेरणा देते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। अजमेर पुलिस ने महिला से हाथापाई कर सोने की चेन लूटने वाले मुख्य आरोपी रवि बावरिया को पानीपत से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से लूटी गई सोने की चेन और हेलमेट बरामद हुआ है। बता दें, आरोपी के खिलाफ देश भर में कई मुकदमे दर्ज हैं। कृष्णगंज थाना पुलिस ने 8 दिन पूर्व महिला से चेन लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी रवि बावरिया उत्तर प्रदेश के शामली जिले का निवासी है। पुलिस ने पहले आरोपी के साथी जोगेंद्र को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। सीओ रुद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि आरोपी रवि बावरिया ने कानपुर में भी एक बुजुर्ग से सोने की चेन की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। उसके साथ ही राजेश बावरिया को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वह आरोपी रवि फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की। टीम ने पानीपत में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से लूटी गई सोने की चेन और हेलमेट बरामद हुआ है। आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। दिनांक 27 दिसंबर 2024 को थाना कृष्णगंज क्षेत्र में अलकनंदा कॉलोनी में प्रार्थिया श्रीमती जया मूलचंदानी जो स्कूटी से अपने बच्चे के साथ घर जा रही थी, उस वक्त 2 बदमाश आते हैं जो बाइक को आगे लगाकर उनसे जो है छीना झपटी करके चैन खींचकर लेके जाते हैं। इसी क्रम में हमने पूर्व में जो है एक टीम का गठन किया था, जिसमें मुख्य भूमिका धर्मराज हेड कांस्टेबल की रही और उसमें अन्य जो टीम के जो मेंबर्स थे उन्होंने बड़ी ही मेहनत के साथ में पूर्व में एक आरोपी को लेकर आए थे जिसका नाम जोगेंद्र बावरिया है, जिससे वारदात में प्रयुक्त की गई बाइक को बरामद किया था। उसी ने जो है उसी के माध्यम से हम दूसरे आरोपी तक पहुँचे जिसका नाम है रवि बावरिया। पूर्व में वो अपने लोकेशन पर मिला नहीं था, बाद में जो है स्पेशल जो हमारी टीम है धर्मराज हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में वो वहाँ पर रही और उसने जो है उसके ठिकानों से जो पानीपत में 2 मकान लेकर ये रहता था और वहाँ पर जो है लगातार जो है निगरानी रखकर और अपनी जो है आसूचना तंत्र से उसको वहाँ से गिरफ्तार किया। ये जो आरोपी है जिसको अभी गिरफ्तार किया गया है, इसका नाम है रवि बावरिया, पुत्र चरण सिंह, जाति बावरिया, उम्र 25 साल,
निवासी खानपुर जाटान, पुलिस थाना झिंझाना कोतवाली, जिला शामली, उत्तर प्रदेश। ये रवि बावरिया के खिलाफ पूर्व में भी 15 मुकदमे जो है दर्ज है और ये इसी तरीके की वारदात करते हैं, चैलेंजिंग वारदात करने के शौकीन हैं। पूर्व में भी जिस तरीके के इसके मुकदमे हैं 392 लूट इत्यादि के जो मुकदमे हैं, तो इसमें हथियारबंद जो है ये घटनाओं में भी शामिल रहा है ये। और इस जो पूरी वारदात का जो है इसने जो इसको जब हमने गिरफ्तार किया तो इससे जो हेलमेट है जिसमें जो इसने उस वक्त वारदात पहना हुआ था वो भी बरामद किया। इसके अलावा जो चेन जो इसने तोड़ी थी वो चेन भी पुलिस की जो टीम है वो बहुत सफलतापूर्वक इससे रिकवर करने में कामयाब हुई है। ये जो अभियुक्त है रवि बावरिया, इससे पहले जो है ये अभी रिसेंटली 8 अक्टूबर 2024 को अपने एक साथी राजेश बावरिया के साथ कमिश्नरेट कानपुर के अंदर जाजमाऊ थाना क्षेत्र में सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले एक वृद्ध की भी जो है चैन स्नैचिंग की वारदात में शामिल रहे, जहां पर जो इसका साथी था राजेश बावरिया वो गिरफ्तार हुआ था। इसमें जो है राउंड फायरिंग भी किया था और वहां पर ये नामजद आरोपी भी है। तो जैसा मैंने पूर्व में बताया अभी कि इसके खिलाफ जो है चैन, लूट, डकैती, गिरोहबंदी, वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट इत्यादि के 15 मुकदमे दर्ज है। ये जो इनका जो तरीका वारदात है वो बावरिया जाति के ये जो है 12 गांव है शामली गांव में और आसपास में स्थित है और बहुत सारी गैंग इनकी बनी हुई है और ये अलग अलग बाइकों पर सवार होकर पूरे देश भर में इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं। मौका पाकर महिलाओं को, पुरुष को जो भी इनको लगता है कि सुनसान एरिया में, वहाँ पर चैन तोड़कर मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो जाते हैं। और ज़्यादातर जो है ये चैलेंजिंग वारदात टाइप में ये करते हैं कि इनके पास में, जैसा मैंने अभी बताया आपको, कानपुर कमिश्नरेट में जो घटना की थी इन्होंने, उसमें इन्होंने फायरआर्म्स का भी इस्तेमाल किया था। इसके अलावा ये फगल काटना जो है वो भी यूजुअली करते हैं जब ये किसी वारदात को, मेन तो इनका जो है चैन स्नैचिंग, लूट इत्यादि है ही है। उसके अलावा ये जिस भी रूट से निकलते हैं तो मौका पाकर दुकानदार जो भी व्यस्त है या जहाँ पर थोड़ा सा इनको लगता है कि वो आसानी से इनके जो है चक्कर में आ जाएगा तो उसका फगल काटना ये करते हैं, जिसमें 500 का नोट यूजुअली अपने पास रखते हैं और फिर उस नोट के बदले में कुछ सामान लेते हैं 200-250 रुपये का। जी, ये जो है ये लोग आप देख सकते हो कि ये पानीपत में रह रहे थे और पानीपत में भी अलग अलग ठिकानों पे रह रहे हैं। तो रहने वाले ये शामली के हैं, वहाँ से ये उत्तर प्रदेश में वारदात की इन्होंने, विभिन्न शहरों में दिल्ली होते हुए जो है पानीपत गए, फिर वहाँ से फिर दिल्ली होके फिर राजस्थान में जो है ये एंटर हुए और फिर यहाँ अजमेर में जो अभी जो हमारे सामने अनुसंधान में आया, जो हमारी वाली वारदात है। और बाकी इसका इनसे पूर्व भी जो हमने गिरफ्तार किया था जोगिंदर जो बावरिया है, उसको दिल्ली से हमने गिरफ्तार किया था। तो इनके जो है एक फिक्स ठिकाना नहीं है और नॉर्मली ये भी सामने आया है कि ये आईडी बदलते रहते हैं, तो वो इनको आइडेंटिफाई करना भी काफ़ी कठिन हो जाता है। तो इस कारण से जो है ये जिस तरीके से पुलिस की टीम ने काम किया वो वाकई में सराहनीय है। नहीं जी, अभी जो हमारे जो अनुसंधान में सामने आया वो ये उस वक्त वारदात में आपने सीसीटीवी फुटेज भी उसकी जो है बाहर आई थी, तो उसमें 2 ही लोग थे और चैन इन्होंने जो तोड़ी थी वो भी हमने बरामद की। तो अभी फ़िलहाल तो यहाँ जो वारदात हुई उसमें एक ही में आ रहा है, बाकी अनुसंधान जारी है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर आज पेश की गई चादर के खिलाफ वादी ने निषेधाज्ञा के मामले में वाद दायर किया। इस वाद को दरगाह प्रकरण से जोड़कर देखते हुए कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूर्व में जारी दावे के साथ शामिल किया है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में वादी ने पूर्व में पीएम कार्यालय को चादर नहीं भेजने की मांग रखी थी, लेकिन वादी की मांग के विपरीत पीएम की चादर पेश करने के लिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू चादर लेकर अजमेर आए। वादी ने मांग की है कि मामला अदालत में विचाराधीन होने के कारण चादर नहीं लानी चाहिए। इसी मसले पर वादी ने निषेधाज्ञा के मामले का वाद दायर किया, जिस पर अदालत ने इससे भी पूर्व वाद की तारीख 24 जनवरी में शामिल किया। आज दरगाह वाले प्रकरण के अंदर एक प्रार्थना पत्र स्थायी निषेधाज्ञा का लगा था इस को लेकर कि पीएमओ द्वारा एक चादर चढ़ रही थी, जिसे अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा चढ़ाई जा रही थी, उसे रोकने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। क्योंकि पूर्व में जो वादी है उसके द्वारा एक ज्ञापन पीएमओ भेजा गया था कि इस प्रकार की चादर ना चढ़ाई जाए क्योंकि अभी प्रकरण विचाराधीन है। उसको लेकर उसने जब उस बात को नहीं माना गया तो यहाँ पर जो दावा पूर्व में चल रहा है उसी के साथ एक
स्थायी निषेधाज्ञा की एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। आज कोर्ट ने उसे सुनकर 10 रजिस्टर कर नोटिस जारी हेतु जो पूर्व में जो तारीख 24/1/2025 दी हुई है वही तारीख में उपरोक्त अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी रखा गया है, जिसकी सुनवाई 24/1 को मूल दावे के साथ ही होगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर चित्तौड़ प्रांत के प्रांत अधिवेशन में उच्च शिक्षा में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार से मांग की है। परिषद का कहना है कि राजस्थान सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए 19% बजट आवंटित किया है, लेकिन राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। NIRF रैंकिंग में राजस्थान का कोई संस्थान टॉप 200 में नहीं है। परिषद ने सरकार से पारदर्शी कुलपति चयन, शिक्षक नियुक्ति, पुस्तकालय और वाचनालय, निजी महाविद्यालयों में फीस नियंत्रण, RJ सोसाइटी महाविद्यालयों का पुनर्गठन और छात्रवृत्ति वितरण में तेजी की मांग की है। कुछ एग्जाम्स ये 25 तारीख के बाद आयोजित होने वाले थे, वो बाद में राज्य सरकार ने उसको संशोधित करके बाद में पारित किया। उसके लिए विद्यार्थी परिषद ने भी स्टेटमेंट दिया और ज्ञापन दिए थे। ये विषय अजमेर के कार्यकर्ताओं को ध्यान में आया था, तो पक्का इसके लिए प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो गलत है। अगर उस टाइम अवकाश था तो अवकाश होने की स्थिति में ये ऐसे कार्यक्रम विद्यालयों में आयोजित करना ये तो गलत है। सार्वजनिक रूप से हुए अखबारों में है ना सर, ये फर्स्ट प्रस्ताव जिसके अंदर है, मैंने भी खुले मन से भाषण के अंदर में मैंने बोला प्रस्ताव को पारित करने से पहले कि राजस्थान के अंदर आज भी 31 विश्वविद्यालयों में से 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के पद खाली है, ये स्पष्ट है। और एक वाइस चांसलर को 3 विश्वविद्यालय का चार्ज देना कहाँ तक सही है, मुझे इसके बारे में भी राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। ऐसा मैंने पूरे उसमें प्रस्ताव के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। मेरा अंतिम सवाल, आपने कहा आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद के बारे में लोग कुछ भी कहते हैं, लेकिन दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने वाला छात्र संगठन ABVP है। और आने वाले समय में हमारे जो 3 प्रस्ताव जो विद्यार्थी परिषद ने इस अधिवेशन के अंदर में पारित किए हैं, उन प्रस्तावों में जो सारी मांगे आप जो विषय बता रहे हैं वो सब चीजें शामिल है। इनको लेकर 365 दिन कैंपस के अंदर विद्यार्थी परिषद अपनी आवाज को ऊर्जावान तरीके से उठाएगी और इन समस्याओं के समाधान के लिए पूरा प्रयास ABVP कैंपस के अंदर में करेगी। विद्यार्थी तो आए, ये बताया ना, परिचय चलो अभियान के एक तरफ से फॉलो नहीं होगा ना। मैंने अपने भाषण में भी कहा कि एक तरफ से विद्यार्थियों के एफर्ट्स तो हम डालेंगे, कैंपस के अंदर विद्यार्थी कैसे आए, लेकिन विद्यार्थी जब कैंपस के अंदर में जाता है तो क्लासरूम के अंदर शिक्षक ही नहीं मिलता उसको, तो वापस उसको कैंपस से लौटना पड़ता है। और इसका एक कारण कैंपस के अंदर विद्यार्थी नहीं आता, तो एक कारण पक्का ये है अभी साहब जो बोल रहे हैं कि कैंपस के अंदर विद्यार्थियों का नहीं आने का कारण शिक्षकों की भर्ती भी कैंपस के अंदर पूरी नहीं है। तो इसके लिए भी विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में आंदोलन करेगी पक्का। ये हमारा ABVP का 60वां प्रांत का अधिवेशन उदयपुर में आयोजित हुआ, जो 3 दिवसीय था, 27, 28, 29। अधिवेशन के पूर्व फर्स्ट दिन से एक दिन पहले ABVP के ऐसे प्रत्येक अधिवेशन के अंदर एक पब्लिक प्रोग्राम हम यहाँ वहाँ के लोगों के लिए करते हैं, जिसको हम प्रदर्शनी उद्घाटन कहते हैं। तो प्रदर्शनी के अंदर में ABVP की जो 76 वर्षों की यात्रा, वहाँ के मेवाड़ के महापुरुष, ऐसे करके हमने एक प्रदर्शनी को डिजाइन किया और उस प्रदर्शनी का उद्घाटन 26 तारीख को शायम में हम लोगों ने उस अधिवेशन स्थल पे किया, जिसके मुख्य अतिथि SM सारंग देवाय एवं पद्मश्री डॉक्टर श्याम सुंदर पालीवाल ने किया। उस प्रदर्शनी का नाम वीर बाला कालीबाई भील, उनको समर्पित ये प्रदर्शनी थी। ऐसा करके हमारा अधिवेशन ऐसे शुरू हुआ। तो 26 तारीख को हमारा अधिवेशन विधिवत ध्वजारोहण के साथ शुरू हुआ। निवर्तमान प्रांत मंत्री हर्षित ननोमा और प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम शर्मा ने ध्वजारोहण कर अधिवेशन का शुभारंभ किया। मेरे से जस्ट पहले प्रांत मंत्री रहे हर्षित ननोमा ने वर्ष भर जो साल भर ABVP ने अलग अलग कैंपसेस के अंदर स्टूडेंटों की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर जो आंदोलन किया और समस्याओं को समाधान तक ले जाने का काम किया। और वर्ष भर 365 दिन जैसा ABVP कहती है कैंपस के अंदर में ABVP काम करती है, छात्रों के लिए ABVP काम करती है। तो उसके पूरे वार्षिक प्रतिवेदन हर्षित जी ने रखा। उसके ठीक बाद अध्यक्ष मंत्री निर्वाचन जो विद्यार्थी परिषद का होता है, 1 साल के लिए प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश मंत्री का निर्वाचन जो होता है, ऐसा सत्र उस अधिवेशन के अंदर में 27 तारीख को आयोजित हुआ। तो उसके अंदर प्रदेश अध्यक्ष के नाते डॉक्टर घनश्याम शर्मा और प्रदेश मंत्री के नाते मैं स्वयं जितेंद्र लोधा मेरा नाम है। हमारे निर्वाचन की घोषणा निर्वाचन अधिकारी आलोक सिंह राठौड़ ने की। ऐसा हमारा पदभार ग्रहण समारोह का कार्यक्रम यह द्वितीय सत्र में हुआ। उसके बाद उद्घाटन सत्र उस कार्यक्रम के अंदर में हुआ। तो उद्घाटन सत्र के अंदर में ये उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने छात्रों को संबोधित किया और इसमें विशेष उपस्थिति अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री राहुल राणा जी की रही। प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश मंत्री के नाते हम लोग उस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित रहे। ऐसे विधिवत हमारे अधिवेशन का शुभारंभ हुआ। ऐसे 60वें हमारे प्रदेश के अधिवेशन के अंदर में 3 प्रस्ताव हम लोगों ने पारित किए। प्रस्ताव 1
उच्च शिक्षा की दिशा और दशा उन्नयन के लिए संवेदनशील हो राज्य सरकार। तो ऐसे जो उच्च शिक्षा का जो ढांचा इस राजस्थान के अंदर में बिगड़ा हुआ है, पूर्ववर्ती सरकार ने जो कमियां छोड़ी है, उन कमियों को वर्तमान सरकार ने कई हद तक प्रयास किया है पूरा करने का, लेकिन कई सारी चीजें छूटी हुई। ऐसा प्रस्ताव हमने विद्यार्थियों से विचार विमर्श करके पारित किया। दूसरा प्रस्ताव जो हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मूल स्वरूप को लागू करे प्रदेश सरकार, ऐसा हमारा दूसरा प्रस्ताव था। तीसरा प्रस्ताव राजस्थान का वर्तमान सामाजिक परिदृश्य, ऐसा करके हमने उस अधिवेशन के अंदर में 3 प्रस्ताव पारित किए। ये प्रस्ताव भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ऐसा करके और पूरे अधिवेशन के अंदर में समानांतर सत्र, शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। शोभा यात्रा के माध्यम से प्रांत भर से जो छात्र तरुणाई उस अधिवेशन के अंदर में आई, वो छात्र तरुणाई समाज के बीच गई। पूरे उदयपुर के मुख्य मार्गों से होते हुए हमारी शोभा यात्रा गई और शोभा यात्रा के बाद में एक खुला अधिवेशन करके उदयपुर के आयोजित मुख्य चौराहे पर खुला अधिवेशन हुआ, जिसमें एबीवीपी के 5 छात्र नेताओं ने वहां के विद्यार्थियों के, वहां के समाज को संबोधित किया। अजमेर व्यापारिक महासंघ ने कचरा संग्रहण शुल्क के विरोध में नला बाजार में एक बैठक की, जहां सभी व्यापारियों ने एकजुट होकर यूसीसी का भुगतान करने से इनकार कर दिया। अजमेर नगर निगम द्वारा लगाए गए डोर टू डोर कचरा संग्रहण शुल्क के खिलाफ यह विरोध है। व्यापारी ने अपनी दुकानें बंद करने व अजमेर बंद करने की चेतावनी भी दे डाली। उनकी मांग है कि डीएलपी बैठक कर उनके सवालों के जवाब दे। इस विरोध में विभिन्न बाजारों और क्षेत्रों के व्यापारी शामिल हुए। द्वारा जो यूजर चार्ज वसूला जा रहा है अभी, उसको सभी व्यापारी, पूरे अजमेर शहर के व्यापारी किसी भी शर्त पे लागू नहीं होने देंगे। किस बात का यूजर चार्ज दिया जाए पहले वो बताया जाए, और डीएलपी में जो जवाब मांगा है हमारी महासंघ ने, किस लिए मांग रहे हैं आप, उसका जवाब जब तक नहीं आया है तो यूजर चार्ज नहीं देंगे, किसी भी शर्त पे नहीं देंगे। इसके लिए भले अजमेर बंद करना पड़े, हम सभी व्यापारी तैयार हैं, और चाहे मेले में बंद करना पड़ेगा उसमें तो बंद करेंगे हम। आज व्यापार महासंघ के द्वारा नलावजार के समस्त व्यापारीगण के साथ एक मीटिंग आयोजित की गई। 813 उर्स मेले के साथ के अंदर सारे व्यापारियों ने मिलकर एक निर्णय लिया गया कि किसी प्रकार का यूजर चार्जर नहीं दिया जाएगा, और साथ में ये भी कहा गया है, सभी व्यापारियों ने भी निर्णय लिया गया, अगर रहा तो व्यापार महासंघ के साथ के खंदा मिलाकर और ये यूजर चार्ज के लिए पूर्ण रूप से विरोध किया जाएगा। और विरोध के साथ के अंदर अगर रहा तो इस बड़े मेले के अंदर भी अजमेर के अंदर साथ में नला बाजार भी बंद किया जाएगा, और नला बाजार के साथ के अंदर समस्त व्यापारी सहयोग कर रहे हैं, और समस्त व्यापारियों ने अपना सहयोग समर्थन दिया है कि ये चार्ज बिल्कुल एक गलत है, जो 2022 के अंदर भी लागू किया, जिसमें व्यापार महासंघ ने भी बंद कराया था, और हम इसके साथ के अंदर हैं और इसके बंद कराने के लिए सफल आयोजन कराएंगे, और यूजर चार्जर इसका मंजूरी नहीं देंगे, और ना किसी प्रकार का टैक्स हम इसको लगाने वाले हैं। हीरालाल जीनगर, व्यापार महासंघ के साथ के अंदर नला बाजार अध्यक्ष हीरालाल जीनगर। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ जो है, छोटे बड़े समस्त व्यापारियों के हितों के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। वर्तमान में नगर निगम अजमेर के द्वारा व्यापारियों के साथ बहुत ज्यादती करते हुए एक तरफा फतवा जारी करके यूजर चार्जेज, जो को कचरा संग्रहण शुल्क कहते हैं, उसको लागू कर दिया गया है। और उसके साथ साथ फिलहाल यह एहसान जताया जाता है कि घरों पर यह अभी लागू नहीं होगा। अजमेर में लागू कैसे करोगे, घर पहाड़ियों पे बने हुए हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, आपकी वो कचरा संग्रहण की गाड़ी जा ही नहीं सकती है। व्यापारियों में रोष व्याप्त है कि पिछली बार भी जब इसको लागू करने का प्रयास किया गया था तो महासंघ ने विरोध किया था, और महासंघ के 7 अधिकारियों के साथ जो नगर निगम के अधिकारियों ने, उनके लीगल एडवाइजर ने, मेयर ने, उप महापौर ने और उनके पति साहब ने, आईएएस अधिकारियों ने, पार्षदों ने, कम से कम 25-30 अधिकारियों ने नगर निगम ने हमारे साथ मीटिंग करी थी, और हमने उस नीति की विसंगतियों को गिनाया था, मिनट्स बनाए थे, रिकॉर्डिंग कराई थी। उसको इन्होंने हमसे पूछा था कि इसका मतलब इलाज क्या है, यूजर चार्जेस जो आप नहीं देना चाहते हो। हमने बोला हमें कोई विरोध नहीं है, शहर हमारा है, हम इसका विकास करवाना चाहते हैं, परंतु जो गलत नीति है, जो एक तरफा नीति है, जो पूरे राजस्थान में कानून का अर्थ होता है सब पे समान लागू हो, उसकी बहुत विसंगतियां हमने गिनाई और वो मिनट्स में रिकॉर्ड की गई है। उसका जवाब आज तक डीएलबी से नहीं आया। ये खुद नगर निगम प्रशासन अपनी बात बता रहा है कि आज तक उसका स्पष्टीकरण नहीं आया। हमारी मांग है कि जब तक उसका स्पष्टीकरण नहीं आता है
महासंघ के साथ आपकी वार्ता नहीं होती है। महासंघ जब तक सहमत नहीं होता है तब तक हम नहीं चाहते हैं कि यूजर चार्ज लागू हो। और इस उपलक्ष्य में हमने अलग अलग व्यापारिक संगठनों के साथ वार्ता करी। आज इसी में हमने नला बाजार में मीटिंग करी। हमारे यहाँ समस्त व्यापारियों में एक स्वर से कहा कि हम यूजर चार्जेस नहीं देंगे जब तक महासंघ के साथ वार्ता नहीं होगी और महासंघ सहमत नहीं होगा, तब तक यूजर चार्जेस अदा नहीं किया जाएगा। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। श्री जिनशासन तीर्थ क्षेत्र जैन नगर नाका मदार में 5 दिवसीय नंदीश्वर महार्चना महामंडल विधान का समापन हुआ। आचार्य वसुनंदी महाराज के शिष्य उपाध्याय वृषभानंद मुनिराज व मुनि सदानंद शुल्क पूर्णानंद महाराज के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शॉपिंग सेंटर गांधीनगर और गली नंबर 5 से श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर होते हुए श्री जिनशासन तीर्थ क्षेत्र पर समाप्त हुई। इसमें धर्मावलंबी जयकारे लगाते हुए और भजन गाते हुए चल रहे थे। इससे पूर्व सुबह जनाभिषेक, शांति धारा, श्री नंदीश्वर दीप महाअर्चना, पूजन, विश्व शांति महायज्ञ के बाद मुनि के प्रवचन हुए। साहबजाज पवन कुमार, गौरव कुमार जैन भंडारी और वीरेंद्र कुमार, दिनेश चंद, नमन कुमार जैन ठकुरिया का सहयोग रहा। आज टाटा पावर हाउस वैशाली नगर में वर्ष की पहली जनसुनवाई की गई, जिसमें आमजन की समस्याओं को सुना गया व शिकायतों का निस्तारण किया गया। इस दौरान मुख्य समस्या हाई बिलिंग की रही, जिसके निस्तारण का आश्वासन दिया गया। इस जनसुनवाई का उद्देश्य आमजन की समस्याओं को सुनना व समय पर इसका निस्तारण करना रहा। सर, हम लोगों ने ये अपना जनसुनवाई जो हम लोग सब डिवीजन ऑफिस में वीकली या फोर्टनाइटली बेसिस पे कर रहे हैं, उसी क्रम में जारी रखते हुए हम लोगों ने आज वैशाली नगर ऑफिस में अपनी जनसुनवाई आयोजित करी है। सुबह 10 बजे स्टार्ट हो गई थी, 1 बजे तक चलेगी। तो यहाँ पर आसपास के D5 के जो भी कंज्यूमर हैं या अजमेर DF रिलेटेड जो भी कंज्यूमर की समस्या है, उनको बैठ के हम लोग यहाँ सुन रहे हैं। सर, वर्तमान वर्ष की पहली जनसुनवाई आज। जी सर, पहली जनसुनवाई। सर, कितने केसेज आए इसमें, किस प्रकार के? सर, बिलिंग रिलेटेड 3-4 कंप्लेंट्स है सर, जिसमें किसी में कुछ सोलर का बेनिफिट नहीं मिला या अदर हाई बिल रिलेटेड केसेस है। कुछ केबल रिप्लेसमेंट, पोल रिप्लेसमेंट रिलेटेड केसेस है। तो अलग अलग टाइप के केसेस है सर। इसमें से कुछ केसेस तो हम लोगों ने जो साथों साथ निस्तारित कर दी हैं सर, और कुछ केसेस में हम लोगों ने कंज्यूमर को आश्वासन दिया है कि 2-3 दिन के अंदर हम लोग संबंधित डिपार्टमेंट को भेज दिया है, चेक करवा के उनको भी हम लोग निस्तारित कर दिए। किस शिकायतों का भी निवारण किया गया आज? सर, 3-4 शिकायतों का निवारण हो गया है सर। बाकी शिकायतें हम लोगों ने डिपार्टमेंट को दे दी है सर। अधिकतर किस प्रकार की ज्यादा शिकायतें आ रही है सर? कुछ बिलिंग रिलेटेड ज्यादा आई है सर, आज हाई बिलिंग रिलेटेड ज्यादा आई है। गुड नेम सर। हाँ, भूपेंद्र शर्मा, चीफ कमर्शियल DPA। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। आज लुई ब्रेल की जयंती के अवसर पर लाडली घर में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अपर मंडल रेल प्रबंधक बलदेव राम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत लाडली घर के संचालक राष्ट्रीय संत कृष्णानंद जी महाराज के स्वागत से हुई। इसके बाद लुई ब्रेल की जीवनी पर प्रकाश डाला गया, जिन्होंने दृष्टि बाधित जगत के लिए ब्रेल लिपि की खोज की। कार्यक्रम में दृष्टि बाधित बच्चों को प्रोत्साहित किया गया। इस कार्यक्रम ने लुई ब्रेल की विरासत को याद दिलाया और दृष्टि बाधित जगत के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद की। हमारा जी बताइए, आज क्या कार्यक्रम किया गया लाडली घर के इस पवित्र प्रांगण में? क्योंकि लाडली घर दृष्टिहीन बच्चियों का छात्रावास विद्यालय है और इसी दृष्टिबाधित जगत के जो मसीहा हैं, जो युग पुरुष हैं, श्रीमान लुई ब्रेल जी का जन्म दिवस लाडली घर में मनाया गया। इन्होंने ही ब्रेल लिपि की रचना करके इन दृष्टिबाधित जीवन के अंदर अंधेरे से प्रकाश दिया है। ऐसे महामानव की जयंती जन्म दिवस हमने यहाँ मनाया और शहर के अनेक गणमान्य यहाँ पधार करके बच्चों को आशीर्वाद इन्होंने प्रदान किया। हम आपसे यही कामना करते हैं कि आज के इस पावन दिवस में हम भी उन लोगों के लिए कुछ करें जो दृष्टिबाधित हैं या असहाय हैं। उनके लिए समाज के लोग आगे आना चाहिए। आज क्या क्या कार्यक्रम हुआ? आज दृष्टिबाधित छात्राओं ने अपनी मधुर प्रस्तुतियाँ गीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से और ब्रेल लिपि की कविता पढ़ करके प्रस्तुत की। आज समारोह के मुख्य अतिथि हमारे ADRM साहब अजमेर, उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम। आज श्री लुई ब्रेल जी के जन्मदिन के अवसर पे मैं लाडली संस्थान पधारे, यहाँ का प्रोग्राम देखे। यहाँ जो गुरुजन हैं और संस्थापक हैं और व्यवस्थापक हैं, उनका उत्तम श्रेणी का प्रबंधन है और यहाँ जो हमाशा है, जो अपने तन मन धन से यहाँ जो योगदान दे रहे हैं इन बच्चियों के रहवास के लिए, बहुत ही अति उत्तम है। और मैं लोगों से भी अपील करूँगा कि जब भी यहाँ पधारें अपना सहयोग ज़रूर दें और भगवान जो है हमारी मदद करेगा। अगर हम इन बच्चों से जुड़े रहेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और बहुत धन्यवाद इस संस्थान को जो हमें बुलाया और यहाँ जो है हमें इस जो आज के मुख्य समारोह है उसका एक हमें पार्ट बनाया। बहुत बहुत आपका परिचय आपका? मैं बलदेव राम, अभी ADRM अजमेर के पद पर कार्यरत हैं और मैं अभी अजमेर में पोस्टेड हूँ और अपर मंडल रेल प्रबंधक भारतीय रेलवे उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर मंडल के पद पर कार्यरत हूँ। धन्यवाद। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में 7 दिवसीय NSS कैंप का समापन समारोह हुआ, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर 1 दिवसीय कैंप का उद्घाटन भी किया गया। NSS कैंप में छात्रों ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया, जिसके तहत छात्रों की मेहनत और समर्पण को देखकर सम्मानित किया गया। आज क्या कार्यक्रम था? नमस्कार जी, 7 दिवसीय हमारा NSS का कैंप चल रहा था, जिसका आज समापन हुआ है और 1 दिवसीय कैंप का उद्घाटन भी हुआ है। इस 7 दिवसीय कैंप में हमने हमारी प्रकृति के अनुसार वायु, अग्नि, जल, आकाश तत्व जैसे नाम रखे और इनमें जिन जिन बच्चों ने अच्छी प्रतिभाओं का परिचय दिया, कार्ड बनाए, डांस किया, नाटक किया, उन सबको आज हमने पुरस्कार बांटे हैं। और आज हमारा 7 दिवसीय कैंप खत्म हुआ है और 1 दिवसीय शुरू हुआ है। मैं सभी जीतने वाले छात्रों को, हमारे जीतते लोगों को शुभकामनाएं पेश करता हूं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।